जब बचपन में रहायु अपनी आंखों के सामने एक भीषण हादसा देखती है तब उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन ये काली परछाई क्या उसके आने वाले कल को भी अंधेरे में डाल देगी? देखेंगे आज की कहानी में, जो 2023 में आई इंडोनेशियन हॉरर फिल्म खानजाब के बारे में है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म के पहले सीन में हम रहायु से मिलते हैं, जिसे उसके पिता समेदी सुबह के 3-4 बजे प्रार्थना करने के लिए उठाते हैं। रहायु उठकर फ्रेश होने जाती है, जहां उसके पीछे हम एक परछाई देखते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई दौड़कर उसके पीछे से भागा हो। आवाज सुन रहायु थोड़ा गंभीर हो जाती है और एक बार अपनी माँ और अपने छोटे भाई को देखने उनके कमरे में जाती है। उन दोनों को सुकून से सोता देख रहायु वापस प्रार्थना करने चली जाती है। अगले सीन में हम रहायु को प्रेयर रूम में देखते हैं, जहां उसे बार बार बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। इससे रहायु बहुत डर जाती है, लेकिन किसी तरह अपना काम जारी रखती है। लेकिन अचानक ही हलचल चीख में बदलने लगती है और रहायु जब दौड़कर अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि कुछ नकाबपोश आदमी लोग थे जो उसके पिता को बंदी बनाकर रखे थे। समेदी इन आदमियों से अपनी बेटी को छोड़ देने की गुहार लगाता है, लेकिन एक आदमी रहायु की तरफ बढ़ता है। डिफेंसिव इंस्टिंक्ट में रहायु इस आदमी के चेहरे का एक टुकड़ा ही काट डालती है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को बचा नहीं पाती। उसके आंखों के सामने ही ये लोग समेदी का गला काट देते हैं और उसके घर के बाहर एक गेट पर किसी पुरस्कार की भांति टांग देते हैं उसके सर को। पूरे गांव में हलचल मच जाती है कि समेदी नाम के मशहूर शमन की सरेआम मौत हो गई है। आगे के सीन्स में हमें कुछ न्यूज़पेपर क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जिनमें हम समेदी के खिलाफ कई खबरें पढ़ते हैं कि कैसे शमनिज्म की आड़ में उसने खुद कई मासूमों की बलि चढ़ा दी थी, इसी कारण किसी ने उसे मार डाला। तो इस घटना को अब कुछ साल बीत गए हैं और हम साल 2000 में आते हैं। रहायु अब भी इसी जेतिस नामक गाँव में है, जहाँ वो एक कपड़ों के दुकान पर एज ए हेल्पर काम करती है। रहायु अपने काम में बहुत अच्छी है, जिससे दुकान की मालकिन उसे काफी पसंद करती है। लेकिन इसी दुकान के बगल में एक और दुकान है रिरी नाम की लड़की का, जो देखने में रहायु के ही उम्र की मालूम होती है। रिरी बार बार रहायु को भला बुरा बोल के उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन रहायु ध्यान नहीं देती। तो एक दिन दुकान की मालकिन कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाली होती है, तो ऐसे में वो रहायु को दुकान का ख्याल रखने कहती है। इसी बीच सामान पहुंचाने के लिए एक लड़का आता है, जिसका नाम है सूरतमान। सूरत को क्लियरली रहायु पसंद आ जाती है, जो बात रिरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो वापस से रहायु को कुछ कुछ सुनाने लगती है, लेकिन रहायु कुछ नहीं कहती। शाम को घर आते वक्त रहायु अपने छोटे भाई अजी के लिए एक खिलौना खरीद कर घर पहुंचती है। अब घर पे हो रही बातचीत से हमें पता लगता है कि रहायु की माँ असल में उसकी सौतेली माँ है। कुछ सालों पहले एक हादसे में वो अपने असली माँ को खो दी थी, जिसके बाद उसके पिता, जो कि उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। रहायु के सौतेली माँ का नाम ननिंग है और ननिंग के पिता यानी रहायु के सौतेले नाना का नाम सिंतोत है। सिंतोत ही रहायु और अजी की देखरेख करते आए हैं, लेकिन उनकी बातों से लगता है कि उन्हें ये लोग कुछ खास पसंद नहीं है। वो ननिंग को समझाते हैं कि मरने से पहले समेदी ये घर बेच देना चाहता था। वैसे भी जेतिस के लोग सिंतोत के बहुत बड़े दुश्मन हैं, ऐसे में अब उन लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट रहायु को भी कॉलेज जाने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर ननिंग सिंतोत से कहती है कि भले ही रहायु उसकी सौतेली बेटी है, लेकिन वो उसे अपना मानती है। रहायु यहाँ रहकर कमाना चाहती है, बड़ी बेटी होने की जिम्मेदारी निभाना चाहती है और उसे वो नहीं रोकेगी। अब रहायु ये बातें बाहर से सुन ली थी और इसीलिए उसे अपने पिता की मौत वाला दिन याद आता है। रहायु याद करती है कि जब उसके पिता मारे गए थे तब बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसमें उसने खुद सिंतोत को भी देखा था। खैर अगले सीन में हम सिंतोत को अपने पड़ोसी सुरवो के घर पे देखते हैं। यहाँ सुरवो समेदी का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज रहायु को सुरवो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढते हुए रहायु एक कमरे में पहुंचती है, जहाँ उसे एक अजीब चीज दिखती है। ये हरे रंग का एक केन था, जिसके आगे सांप का निशान बना हुआ था। इसे देख रहायु को बचपन का एक और हादसा याद आता है। ये वो रात थी जब रहायु की माँ की मौत हुई थी। हम देखते हैं कि रहायु की माँ अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उनका बदन काला पड़ चुका था। उनके आईज और माउथ दोनों ओपन थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा हो। उसे इस हालत में समेदी ढूंढते हैं, जो अपनी बीवी को यह हालत में देखकर टूट जाते हैं। तभी समेदी की नजर पड़ती है अलमारी की तरफ, जहां से यही हरे रंग का केन दिख रहा था। जब समेदी अलमारी खोलते हैं तो ये केन छोटी रहायु के हाथ में था। वो डरी हुई लग रही थी, मानो किसी से छुप रही हो। समेदी उसी वक्त उसे बाहर निकालते हैं, उसके हाथ से वो केन ले लेते हैं और बहुत रोने लगते हैं। अब इस फ्लैशबैक से बाहर आते ही रहायु को अपने सामने सुरवो दिखता है और सुरवो रहायु से कहता है कि ये केन रहायु के पिता समेदी ने उन्हें संभाल कर रखने दी थी। वो रहायु को इसे दूर रहने कहता है, वरना उसका भी वही हश्र होगा जो उसकी माँ का हुआ था। बातों बातों में
सुर्वो रहायु को वार्न करता है कि हो सकता है कि सेंतोत किसी तरह रहायु की संपत्ति हड़पना चाहता हो। हमें पता चलता है कि समिति के मरने के बाद से ही सेंतोत बार बार जेतिस का ये घर बेचने की बात कर रहा था, सेइंग कि उसे खुद समिति ने ऐसा करने को कहा था। सुर्वो रहायु से कहता है कि अगर सचमुच सेंतोत ऐसा करता है तो रहायु वापस अपने उस घर में रहने जा सकती है जो समिति ने मरने से पहले जेतिस को एज ए प्रेयर रूम डोनेट कर दिया था। हम पाते हैं कि रहायु के घर के पीछे उसका बचपन का घर है। ये वही घर है जहां रहायु ने अपनी मां को खोया था, जहां वो बड़ी हुई थी। लेकिन ननिंग से शादी करने के बाद समिति ने यह घर जेतिस के प्रेयर रूम के तौर पे डोनेट कर दिया था। अगले सीन में हम रहायु को इसी घर के सामने देखते हैं जिसका नाम जेतिस प्रेयर रूम रखा गया है। इस घर के अंदर हम एक आदमी को नमाज अदा करते भी देखते हैं, लेकिन कुछ तो अजीब जरूर था, क्योंकि इस आदमी को बार बार अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई काला साया है जो उसके पीछे पीछे मंत्र दोहरा रहा है। इससे आदमी बहुत डरा हुआ लग रहा था और एक पॉइंट पे तो इस आदमी के ठीक पीछे ढेर सारी परछाई को हम देख पाते हैं जो बुर्खा पहने यहाँ बैठी थी। इस हादसे से यह आदमी इतना डर जाता है कि वो प्रेयर अधूरी छोड़कर भाग निकलता है। इधर रहायु भी अंदर प्रेयर करने आती है और उसके साथ भी हम ठीक वैसे ही हादसे होते देखते हैं। रहायु को भी इस कमरे में कुछ अदृश्य शक्तियां परेशान करती हैं और वो डर कर चीख उठती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को वापस इसी घर में पाती है, लेकिन तब जब वो छोटी थी। जी हाँ, हम छोटी रहायु को घर में इधर उधर घूमते फिरते देखते हैं और वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचती है जहां उसके कदम एक कमरे की तरफ बढ़ते हैं। इस कमरे में हम रहायु के पिता समिति को देखते हैं जो कि किसी पजेस्ड आदमी का इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान समिति के अंदर एक हरे रंग की अनजान शक्ति प्रवेश करती है जिससे उनकी आंखें चमक उठती है। इसी अनजान शक्ति से हम एक हरे रंग के सांप को उभरता देखते हैं जो उस पजेस्ड आदमी के अंदर से एक काले रंग के सांप को बाहर निकालता है। शायद यही समिति के इलाज का तरीका था, लेकिन इसी दौरान वो हरा सांप रहायु की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता समिति उस सांप को पकड़ लेता है जो उसी केन का रूप ले लेता है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। तो इस घटना के बाद हम अगली सुबह का समय देखते हैं जहां रहायु अपनी दुकान में काम कर रही होती है जब एक बार फिर रिरी उसे परेशान करती है। वो रहायु पे जादू टोना करने का इल्जाम लगाती है क्योंकि कस्टमर्स उसकी दुकान पे ज्यादा आ रहे थे। जब रहायु कोई जवाब नहीं देती तो रिरी उसके पिता को बीच में ले आती है। वो कहती है कि उसके पिता एक धोखेबाज आदमी थे जो जिन्नत से संबंध रखते थे, इसीलिए उनकी मौत हो गई। अब ये सब सुन रहायु बहुत गुस्से में आ जाती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें सफेद हो पड़ी है और गुस्से में रहायु रिरी का गला दबाने लगती है। कई लोग उसे बचाने आगे आते हैं, लेकिन रहायु आपे से बाहर हो रही थी। वो अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी थी मानो किसी के वश में हो। रहायु की यह हालत देख लोग उसे संभालते हैं और कुछ लोग उसे पवित्र जल पिलाते हैं। अब यहाँ एक औरत उससे पूछती है कि क्या वो जेतिस प्रेयर रूम गई थी। ये औरत रिवील करती है कि जेतिस प्रेयर रूम में आज भी उन जिन लोगों का साया मंडरा रहा है जो समिति के लिए काम करते थे। कल रात उसके बेटे के साथ भी ठीक रहायु जैसा ही हादसा हुआ। तो इस सब के बाद जब रहायु घर वापस आती है तो ननिंग उसे बाजार में हुए हादसे के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि क्या उसे सचमुच जेतिस पूजा घर में कोई अनजान आत्मा परेशान की थी, लेकिन एक बार फिर रहायु कोई जवाब नहीं देती। ये देख ननिंग उससे ज्यादा कुछ तो नहीं पूछती, सिर्फ उसे एक मंत्र देती है और कहती है कि अगली बार अगर कुछ ऐसा हो तो वो इसी मंत्र को पढ़े, शायद ये आत्माएं इससे डर जाएंगी। तो उस शाम जब रहायु नमाज अदा करने वापस उसी घर में जाती है तब एक बार फिर उसे अपने आसपास वही घुटन महसूस होती है। उसे कुछ काली शक्तियां दिखाई देती है जिनसे बचने के लिए रहायु वही मंत्र पढ़ती है। इससे कुछ देर के लिए सब शांत तो हो जाता है, लेकिन अगले ही पल रहायु खुद को जिन वगैरह से घिरा हुआ पाती है। वो डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन एक बार फिर अपने बचपन में पहुंच जाती है। इस बार जब रहायु अपने पिता के कमरे में पहुंचती है तो वो फिर किसी का इलाज कर रहे थे। एक आदमी जिसके पूरे शरीर पर उबाले पड़ गए थे, लेकिन समिति यहाँ अकेले नहीं था। इलाज में उसके साथ कई जिन थे जो काले लिबास में उस आदमी का इलाज कर रहे थे। छोटी रहायु को वहां देखिए जिन उसकी तरफ बढ़ते हैं और समिति उन्हें रोकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रहायु इन आत्माओं से पजेस हो जाती है। उसकी आंखें सफेद पड़ने लगती है और वो चीखने लगती है। समिति उसे गोद में उठाकर बाहर भागते हैं जहां उसका इंतजार सेंतोत कर रहा था। सेंतोत रहायु की हालत देख समिति पे बरस पड़ता है और वो कहता है कि उसे कभी भी जिन्नों की मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। वो खुद तो उन काली शक्तियों से पजेस था ही, अब ये शक्तियां रहायु पर भी वार कर रही हैं। इस पे समिति सेंतोत से माफी मांगने लगता है और वो किसी भी हालत में रहायु को बचाना चाहता था, फिर चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो ये सब देखने के बाद रहायु को वापस होश आता है और वो तुरंत अपने घर की तरफ बढ़ती है जहां एक और परेशानी उसका इंतजार कर रही थी। एक्चुअली में रिरी और उसकी मां अजेंग सारे गांव वालों के साथ
धमकी थी। वो ननिंग और रहायू पर काले जादू का इल्जाम लगाने लगी थी, सेइंग कि उन्होंने जानबूझकर रिरी पर हमला किया। गांव वाले भी सहमति दिखाते हैं कि सेमेदी भी हीलर होने का नाटक करता रहता था, लेकिन असल में वो जिन्नों से अपना काम करवाता था। उसने जिन वगैरह को बुलावा दिया जो कि आज भी जितिस प्रे रूम में मौजूद हैं, और अब सारा गांव उनकी चपेट में आ रहा है। गांव वाले तुरंत ननिंग और उसके परिवार को बाहर निकालना चाहते थे, और ऐसे में गांव के दो लोग सुरवो और सूरत सबको शांत करते हैं। सुरवो गांव वालों को समझाता है कि सेमेदी के बीते हुए कल से ननिंग के परिवार वालों का कोई लेना देना नहीं है। ननिंग तो बस एक बेसहारा विधवा औरत है जो अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए ही वापस जतिस लौटी है। तो ये सब सुनकर यहाँ मामला थोड़ा शांत होता है और रहायू भी रिरी और अजेंग से माफी मांगती है, लेकिन बदले में अजेंग उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। लेकिन रिरी को रहायू की आंख में कुछ अजीब कालापन दिखता है, जिससे डर के वो अपनी माँ के साथ वहां से चली जाती है। अब उस रात हम एक बार फिर रहायू को उसी घर में प्रार्थना करते देखते हैं, और इस बार वहां मौजूद आत्माएं रहायू को घेरने लगती हैं। रहायू डर के भागना चाहती है, लेकिन डोर लॉक हो चुका था। ऐसी स्थिति में वो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को सुरवो के घर में पाती है, जहां उसे सूरत लेकर आया था। सुरवो रहायू से पूछते हैं कि क्या उसने जिन्नों को बुलाया है, और ये सुन रहायू बहुत चौंक जाती है, और वो कहती है कि उसने किसी आत्मा को बुलावा नहीं दिया, इंस्टेड उसने तो उन्हें भगाने के लिए मंत्र पढ़ा था। ये सुन सुरवो कहता है कि रहायू के उस मंत्र से भगवान नहीं, खुद शैतान उससे जुड़ गया है। वो कहता है कि उस घर में रहायू का बचपन बीता है, वो बचपन जहां जिन उस पे हावी हो गए थे। तब सेंतोत ने उसका एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्रिया अधूरी रह गई थी। अब जब रहायू वापस उस घर में दाखिल हुई तो शायद वो आत्माएं जागने लगी हैं। कहीं ना कहीं सुरवो की बात सच भी थी, और हम देखते हैं कि रहायू की हालत बहुत खराब होने लगी है। उसे हर जगह अजीब शक्तियां दिखाई देने लगी थी, और हद तो तब हो जाती है जब अगले दिन अजेंग ननिन को वापस दुकान पे परेशान करती है, जिससे रहायू के अंदर कुछ बदलने लगता है। हम उसके पास से एक सांप को निकलते देखते हैं, ठीक वैसा ही सांप जिसे हमने रहायू के बचपन में देखा था। ये सांप आगे जाकर अजेंग पे हमला कर देता है, और उसके पैरों पर चोट के गहरे निशान पड़ने लगते हैं, जिससे वो दर्द में कराह उठती है। ये सब देख खुद रहायू और ननिंग भी चौंक जाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि अगली रात वापस गांव वाले रहायू के घर पहुंचते हैं। वो उसकी माँ को चुड़ैल, डायन, न जाने क्या क्या कहने लगते हैं, और किसी तरह सुरवो उन्हें वहां से निकाल तो देता है, लेकिन रहायू के अंदर की काली शक्तियां फिर जागृत होती है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें काली पड़ने लगी हैं, और उसके एक इशारे पे कई काले पंछी रिरी के घर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम अजेंग को देखते हैं। वो दर्द में तड़प रही थी कि तभी एक काला सांप उस पे वार करके उसे मार डालता है। आगे हम अगली सुबह का नजारा देखते हैं, जहां गांव के सभी लोग ननिंग के घर पे इकट्ठा हुए हैं। इन सबको अब यकीन हो चुका है कि ननिंग ने काला जादू करके अजेंग की जान ली है। ननिंग और रहायू इस इल्जाम को सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन गांव वाले उन पे इल्जाम लगाते रहते हैं। उन्हें गांव से निकाल देने की बात तक होती है, और ऐसे में सुरवो एक उपाय निकालता है। सुरवो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही है जो जानते हैं कि तुमने काला जादू किया है या नहीं। तुम्हें अल्लाह की आंखों में आंखें डालकर कबूल करना होगा कि तुमने कोई जादू टोना नहीं किया। जब ननिंग और बाकी गांव वाले पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा, तब सुरवो पोचांग ओथ की बात करता है। अब इंडोनेशियन कल्चर में पोचांग एक मृत शरीर को कहा जाता है जो सफेद लिबास में बंधा हो। कहते हैं कि उसी शरीर की तरह खुद को सफेद चादर में बांधकर यदि कोई आदमी खुदा के नाम पे कसम खाता है, और ये कसम अगर झूठी निकली तो उसे पोचांग की आत्मा मार डालती है। अब ननिंग को यही कसम लेनी होगी ताकि सबके सामने साबित हो जाए कि उसने कोई काला जादू नहीं किया है। इस बात को सुन रहायू आगे आती है और कहती है कि ये ओथ वो लेगी, लेकिन गांव वाले ननिंग पे ही दबाव डालते हैं। ननिंग भी रहायू को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती है। तय होता है कि अगले दिन मस्जिद में पोचांग क्रिया की जाएगी। अब उस रात हम देखते हैं कि सबसे छुपकर सेंतोत सुरवो से मिलने आता है। सेंतोत सुरवो से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द इन घड़ों की शुद्धि करवानी होगी, क्योंकि यहाँ जिन्नों का वास है। सेंतोत रहायू की शुद्धि करवाने की बात भी करता है, और ये सुन सुरवो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि बचपन में भी सेंतोत ने रहायू का एग्जॉर्सिज्म किया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसे यकीन है कि वो सिर्फ जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये सुन सेंतोत एक सच सुरवो के सामने रिवील करता है। वो कहता है कि अब से कई साल पहले इस मोहल्ले के सभी घर सेमेदी को तोहफे में दिए गए थे, ताकि वो एक अमीर आदमी के ऊपर से काले जादू के सायों को मिटा सके। लेकिन तब सेमेदी ने उस काम में जिन्नों की मदद ली, और तब ये घर खास करके जेतिस का वो प्रेयर रूम जिन्नों की काली दुनिया से जुड़ गया है। अगर उन्होंने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर, अगले दिन मस्जिद में ननिंग को पोचांग के लिए तैयार किया जाता है। पूरे जेतिस के सामने ननिंग कसम लेती है कि उसने कोई काला जादू नहीं किया है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे ननिंग अपना होश खोने लगी है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को एक अलग ही दुनिया में कैद पाती है। कई काली शक्तियां उस पर हमला करने लगती है। इनफैक्ट उसके पीछे तो कुछ जिन पड़ गए थे जो शायद ननिंग को मार भी डालते, लेकिन तभी ननिंग के सामने आती है रहायू। रहायू के एक नजर से ही सारे जिन पीछे हट जाते हैं, और वो सभी ननिंग को छोड़ देते हैं, और अगले ही पल उसे
होश भी आ जाता है। इस घटना से गांव वाले तसल्ली करते हैं कि ननिंग ने सचमुच ही कोई काला जादू नहीं किया है, लेकिन ननिंग ठीक नहीं थी। उसने जिन्नों की दुनिया में राहायू को देख लिया था और वो समझ चुकी थी कि यहाँ उसका परिवार सेफ नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि ननिंग सेंतोत का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इनफैक्ट वो कुछ खरीदारों से घर बेचने की बात करती है। जब राहायू उसे रोकती है तब ननिंग राहायू को समझाती है कि उन्हें इन आत्माओं से पीछा छुड़ाना ही होगा, इसके लिए उनका ये करना जरूरी है। ये सुन राहायू भी बहुत गुस्सा होने लगती है और कहती है कि सेंतोत सिर्फ उसके पिता की जायदाद हड़पना चाहता है। हम देखते हैं कि राहायू की आंखें काले पड़ने लगी थी और उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। इस स्थिति में राहायू रिवील करती है कि उसके पिता की मौत वाले दिन उसने सेंतोत को एक आदमी के साथ घर के बाहर देखा था। वो आदमी उसी काली पोशाक में था जिसमें सेमेदी के हत्यारे भी थे। यही नहीं, उस आदमी के चेहरे पे वही जख्म था जो राहायू के हमले से उभरा था। इस बात से यह साफ जाहिर था कि सेंतोत ही उसके पिता का कातिल था। राहायू की ये बात सुन ननिंग बहुत डर जाती है और वहीं राहायू बेहोश होने लगती है। जब अगले दिन राहायू को होश आता है तो वो ननिंग को बदहवास हालत में पाती है। ननिंग अब बहुत डर चुकी थी और राहायू ये सब छोड़ अपनी दुकान भागती है, लेकिन वहां उसे मैडम काम से ही निकाल देती है। इतनी अफवाहों के बाद वो राहायू और उसके परिवार के साथ कोई नाता नहीं रखना चाहती थी। ये सुनकर राहायू पूरी तरह टूट जाती है और हम उसे बहुत दुखी होते हुए देखते हैं और वो दर्द से चीख उठती है। इस हालत में राहायू बार बार अपने पिता को बस याद करती है और उन्हें याद करते हुए वो उसी घर में वापस जाती है जहां ये सब शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पहुंचने पर एक बार फिर राहायू जिन्नों के कब्जे में आने लगती है। हम उसकी आंखों को चमकते देखते हैं जहां उसके भीतर से 2 सांप बाहर आते हैं। इनमें से एक सांप उसी मैडम का खात्मा कर देता है तो दूसरा ननिंग की तरफ बढ़ता है। जब ननिंग अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे ये सांप अपने बेटे के गर्दन पे नजर आता है। वो गुस्से और दर्द में इस सांप पर हमला कर देती है और उसे पटक पटक कर मारने लगती है। इधर उस पुराने घर में राहायू को होश आता है और वो खुद को खून से लथपथ पाती है। वो समझ जाती है कि एक बार फिर कुछ तो होने वाला है। राहायू दौड़कर अपने घर पहुंचती है जहां वो देखती है कि ननिंग उस सांप को मार रही है। राहायू उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ननिंग नहीं रुकती। वो देख ही नहीं पाती कि जिसे जिन का काला साया समझकर वो मार रही थी वो उसका अपना बेटा था, कोई सांप नहीं। जी हाँ, जिन के धोखे ने ननिंग को अपने ही बेटे का कातिल बना दिया था। वो उसे मार चुकी थी। इस बात को समझकर ननिंग पूरी तरह टूट जाती है और उसे अपने सामने केवल धुंध दिखती है। इस धुंध में उसे दिखता है सेमेदी जिसका हाथ थाम वो अंधेरे में फांसी लगा लेती है। इधर राहायू अपने आंखों के सामने अपनी मां और अपने बेटे को मरता देख सहन नहीं कर पाती। वो वापस बेहोश हो जाती है और अगले सीन में हम राहायू को होश आता देखते हैं जहां वो खुद को एक गाड़ी में देखती है। ये गाड़ी सेंतोत की है जो राहायू को अपने साथ कहीं ले जा रहा है। सेंतोत और राहायू सेंतोत के बोर्डिंग स्कूल पहुंचते हैं जहां राहायू का स्वागत सेंतोत की बीवी बुलान करती है जो इस स्कूल की देखरेख का काम करती थी। राहायू यहाँ कहती है कि सेंतोत हमेशा से उसकी जमीन जायदाद हड़पना चाहता था और आज वो उसे इस स्कूल में लेकर आया है ताकि उसकी शुद्धि के नाम पे सब कुछ हासिल कर सके। लेकिन बुलान उसे समझाती है कि सेंतोत कभी भी राहायू को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो तो सिर्फ उसे उन जिन लोगों के कब्जे से आजाद करवाना चाहता था जिनसे वो बचपन में पीड़ित रही है। बुलान उसे बताती है कि राहायू की ही तरह वो भी एक खास इंसान थी और उसे भी जिन्नों ने अपने कब्जे में कर लिया था। इस हादसे के कारण उसने भी राहायू की तरह अपने परिवार को खो दिया, लेकिन तब सेंतोत ने उसे बचाया। लेकिन ये सुन राहायू रोने लगती है और वो बताती है कि उसने खुद अपने अंदर से एक सांप को निकलते देखा है जिसके कारण उसकी माँ और छोटे भाई की जान गई। लेकिन बुलान उसे कहती है कि ये काली शक्तियां हैं जो उस पर हावी हो रही हैं। बुलान राहायू को भरोसा दिलाती है कि वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगले सीन में हम बुलान और सेंतोत को देखते हैं और बुलान सेंतोत से कहती है कि हो न हो कोई अदृश्य शक्ति है जो राहायू को उस प्रेयर रूम से जोड़ती है। इस बात की जड़ तक जाने के लिए उन्हें उस हरे रंग के केन को लाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो इसके बाद हम सेंतोस को जतिस में देखते हैं जहां वो अपने आदमियों से पूरे प्रेयर रूम को चेक करवाता है। यहाँ उन्हें वो हरे रंग का केन तो नहीं मिलता मगर रूफ पर एक कोने में कुछ अजीब दिखाई देता है। सेंतोस जब इस जगह से एक पोटली उठाता है तो उसके अंदर उसे मिलती है राहायू की तस्वीर और एक खोपड़ी। क्लियरली किसी ने उस पर काला जादू किया था। सरप्राइजिंगली सेंतोत को पता था कि ये कौन हो सकता है। सेंतोत सीधे सुरवो के घर पहुंचता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि ये घिनौनी हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सेंतोत की आदमियों को सुरवो के पास वो केन भी मिल जाता है और ये देख सुरवो गुस्से में आग बबूला होने लगता है, सेइंग कि वो राहायू को नहीं छोड़ेगा, उसके जरिए वो जिन की शक्तियों को हासिल करके रहेगा। लेकिन सेंतोत सुरवो से वो केन छीन लेता है और उसे धमकाकर वहां से चला जाता है। अब सुरवो मोस्टली ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो सेमेदी का बेस्ट फ्रेंड था, दोनों शमन थे। सेमेदी का काम बहुत अच्छा चल रहा था, वहीं सुरवो का नहीं चल रहा होगा, तो जलन में गुस्से में उसने ये सब कुछ प्लान किया होगा।
खैर स्कूल वापस पहुंचकर सेंतोत और बुलान रहायु का एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, लेकिन रहायु आपे से बाहर होने लगती है। सेंतोत मंत्र पढ़ता है, मगर रहायु के अंदर का जिन सेंतोत को आवाज लगाता है, सेइंग कि सेंतोत ही रहायु के बाप का खूनी है, उसके कारण ही रहायु का बाप मारा गया। सेंतोत इस बात पे ध्यान नहीं देता और तब जिन कहता है कि मुझे मालूम है कि उस रात समेदी को तुम्हारे ही बेटे ने मारा था, लेकिन तुमने उसे बचाने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हारा भगवान तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हम देखते हैं कि सेंतोत ये सुन अल्लाह से माफी मांगने लगता है और हमें पता चलता है कि असल में सेंतोत का बेटा वाहिद सुरवो का शिष्य था। सुरवो ने वाहिद से वादा किया था कि अगर वो समेदी को मार डालेगा तो ही उसे काली शक्तियां मिल पाएंगी। वाहिद भी लालच में आ गया और उसने कुछ आदमियों के साथ मिलकर समेदी को मार डाला था। जब ये बात सेंतोत को पता चली तो उसने वाहिद से सारे रिश्ते खत्म कर लिए, लेकिन उसे सजा नहीं दे पाया। ऑब्वियसली अपने बेटे को सजा दे पाना काफी मुश्किल होता है। इस कर्म के भुगतान स्वरूप हम देखते हैं कि जिन वाहिद पे हावी होता है और वो सेंतोत को मारने के बाद खुद को भी मार डालता है। इसके बाद रहायु जिन के प्रभाव में बुलान पे हमला करती है, लेकिन बुलान तुरंत भगवान को पुकारने लगती है। उसके दुआ के प्रभाव से जिन का असर रहायु पर से जाने लगता है और धीरे धीरे वो वापस होश में आती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम रहायु को इसी बोर्डिंग स्कूल में सूरत और बाकी बच्चों के साथ देखते हैं। बुलान उसे समझाती है कि यहाँ से रहायु को अपने बीते हुए कल को भूलना होगा, शायद तभी वो उन काली शक्तियों से पूरी तरह आजाद हो पाएगी। यहीं पे फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म खांजाब की पूरी कहानी और हम इसकी प्लॉट को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि सारी कहानी समझ में आ जाए। तो खांजाब इस्लामिक प्रथा का एक जिन माना जाता है। ये जिन तभी किसी श्रद्धालु पे हमला करता है जब वो इंसान प्रेयर कर रहा हो। इससे पीछे छुड़ाने का तरीका होता है कि आप ताबूज का पाठ करें और 3 बार अपनी बाईं तरफ फूंके। इससे हम भगवान से मदद मांगते हैं और शैतान हमें छोड़ देता है। तो यही वो जिन है जो खांजाब में हमें बार बार उस प्रेयर रूम में दिखाई देता है। इस कहानी में होता यह है कि समेदी और सुरवो दोनों ही काली विद्या जानते थे। उनका काम था लोगों के ऊपर से भूत प्रेत जिन आदि का साया हटाना। एक तरफ समेदी बहुत नाम कमाने लगा तो दूसरी तरफ सुरवो जो समेदी का दोस्त था वो पीछे ही रह गया। ऐसे में एक दिन समेदी को एक अमीर आदमी का इलाज करने का काम मिलता है, जिसके बदले उसे जतिस गांव में काफी सारा शॉप हाउस तोहफे में मिलता है। अब इंडोनेशिया में शॉप हाउस उन घरों को कहते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ आप एक तरफ अपना दुकान वगैरह खोल सकते हैं तो अंदर घर में रह भी सकते हैं। इस तोहफे के बाद जतिस में समेदी बहुत अमीर आदमी बन गया था, लेकिन इस आदमी को ठीक करने के दौरान समेदी एक जिन की मदद लिया था जो सांप बनकर उसके पास आए पीड़ितों का इलाज करने लगता है। जैसे कि हम फिल्म में देखते हैं कि यही सांप एक दिन रहायु पे हावी हो जाता है। वो जिन्नों के हवाले हो जाती है और शायद उसी कारण उसकी माँ की मौत भी होती है। फिर बाद में समेदी सेंतोत से रहायु का एग्जॉर्सिज्म करवाता है और उस सांप यानी जिन को एक केन में बदलकर सुरवो को सौंप देता है। लेकिन सुरवो इस जिन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता था। वो सारे गांव में ये बात फैला देता है कि समेदी ने जिन को बुलावा दिया है, जिसके बाद वो अपने आदमियों से कहकर उसे मरवा भी देता है। तो ये सब बैक स्टोरी में हुआ था, जहां से कहानी मेनली शुरू हुई थी, जिसे मैं बहुत शॉर्ट में बताया गया था। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन वापस से किया, लेकिन इसके आगे क्या हुआ है वो तो आप जानते ही हैं। मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। अब अंत में हम देखते हैं कि रहायु एकदम ठीक हो चुकी है, लेकिन उसे खुद भी स्ट्रांग रहना होगा ताकि दूसरे जिन रहायु से दूर रहें, उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए, उस पे हावी दोबारा नहीं हो पाए। तो बस यही थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी और ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।